हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ई रुपी के बारे में कि ई रुपी जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा होगा कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर में जो है ई रुपीज़ को लॉन्च कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि डिजिटल रुपया जो है वो किस तरीके से देश में उसकी शुरुआत हो रही है और डिजिटल रुपया है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके डिजिटल रुपये के आ जाने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा और डिजिटल रुपया से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिजिटल रुपया आ जाने के बाद क्या वापसी से नोटबंदी होने की संभावना है क्या। तो मैं इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगी। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से और बारीकी से मिल पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये डिजिटल रुपीज़ है क्या। आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो लेन देन का आदान प्रदान करने की जो रीति थी वो हम लोग सामान से सामान लेना और देना होता था। प्राचीन काल की अगर हम बात करेंगे, उस वक्त लोग क्या करते थे, अपना एक सामान देते थे और दूसरे से जो सामान उनके पास नहीं होता था वो सामान उससे वो ले लेते थे। तो इसी प्रक्रिया से जो है, जिसको बर्नर सिस्टम हम कहते हैं, यही प्रक्रिया चलती थी अगर हम प्राचीन काल की बात करें। तो इसके बाद जो है हमारा आया मार्केट, मुद्रा चलने लगी। मुद्रा की प्रक्रिया हमारे सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, थोड़ा अपडेट हुआ। तो राजा महाराजा के काल में जो है मुद्राएं चलने लगी थी। बीसी काल में अगर आप देखेंगे तो उस समय भी जो है आपको बहुत तरीके की मुद्रा देखने के लिए मिलेगी। और उस वक्त जो है इन्हीं मुद्राओं से, इन्हीं कॉइन्स से जो है हम लोग सामान का खरीदना और जो है बेचने का सिस्टम चल रहा था। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि हमारा उसके बाद थोड़ा सा और अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद हम लोग करेंसी से, यानी कि ये इंडियन करेंसी जो है या हमारे इंटरनेशनल जो भी करेंसीज चलती है, उन करेंसीज से जो है हम लोग लेन देन का काम शुरू करने लगे। और इन्हीं करेंसीज से जो है अभी तक ये चल रही थी। उसके बाद हमारा क्या, डेबिट कार्ड आ गया। ठीक है, डेबिट कार्ड आने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा चेंज होने लगी। लोग पैसा कम रखने लगे, सब अपने बैंक्स में रखने लगे। उनको ज़रूरत हुई तो वो जाके एटीएम से निकालने लगे। तो इस तरीके से एटीएम का भी फिर जो है डिजिटली काम होने लगा। इसके बाद हमारा आया क्या मार्केट के अंदर में, क्रेडिट कार्ड। जब हम होता था कि हम सामान अभी खरीद लेते हैं और 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो वो सिस्टम भी धीरे से, यानी कि अपडेट होके वो भी चीज़ हमारे पास, वो भी चीज़ आ गया। उसके बाद जो है हम लोग फिर थोड़ा अपडेट करें और अपडेट करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया सीधा सीधा यूपीआई। तो यूपीआई से आज के डेट में भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और अभी भी नोट भी चलती है, हमारा डेबिट कार्ड भी चलता है और क्रेडिट कार्ड भी चलता है। और उसके साथ हम लोग डिजिटली तरीके से जो है यूपीआई का ट्रांजैक्शंस करते हैं कि अगर हम कहीं गए, कुछ खरीदना पड़ा, हमारे जेब में पैसे नहीं है, तो हम यूपीआई से उसका पे कर देते हैं या क्यूआर कोड से हम उसको पे कर देते हैं। अब जो है यूपीआई के ट्रांजैक्शंस के बाद जो है गवर्नमेंट्स ने लेकर के आया है क्या, डिजिटल रुपए, जिसे हम ई रुपी के नाम से भी जान रहे हैं। तो ये ई रुपी असल में है क्या और ये कैसे काम कर रहा है मार्केट के अंदर में, आपको इसके बारे में कुछ पता है या नहीं है, मैं पूरी जानकारी आपको देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ई रुपी जो है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार और अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट अभी चल रही है, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है डिजिटल रुपी को। डिजिटल रुपी को फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पहला तो होलसेल में डाला गया है और दूसरा रिटेल में, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किए गए हैं। अगर मैं होलसेल की बात करूं तो होलसेल में ऑलरेडी पहले से ही, यानी कि मैं पहले वाला वीडियो में बना चुकी हूं और मैं तभी भी बताई थी कि 1 नवंबर से जो है होलसेल मार्केट में ई रुपी ऑलरेडी काम कर रही है। वो उसका पहला पायलट प्रोजेक्ट था जिसपे वो वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। और बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं जो होलसेलर कैटेगरीज में आते हैं, वो लोग ई रुपी का जो है इस्तेमाल 1 नवंबर से ही करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसका एक बिग सेगमेंट जो है वो ऑलरेडी पहले से ही 1 नवंबर के बाद से रनअप कर रहा है। अब दूसरी फेज़ जो है हमारी थी वो रिटेल के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 दिसंबर को हमारा जो है ये भी पायलट प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए मार्केट में उतार दिया गया है। और मैं बेसिकली बात करूंगी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट है ई रुपी के, जो कि रिटेल के लिए है, जो आम लोगों के लिए, जो हम सभी लोगों के लिए है, ये
किन किन जगहों पर अभी जो है इनको लॉन्च किया गया है। तो मैं बता दूं बेसिकली जो है इनको अभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पर लॉन्च नहीं किया गया है। टॉप मोस्ट 4 सिटी के अंदर में इसको अभी लॉन्च किया गया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली आता है, फिर मुंबई और बेंगलोर और भुवनेश्वर, ये 4 ही जगह पर अभी तक जो है इसको लॉन्च किया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारा डिजिटल ई रुपीज़ है जो रिटेल्स के लिए है, टोटली जो है इनके साथ 8 बैंकों को अटैच किया गया है, जिनमें से फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 4 ही बैंक हमारे साथ वर्क यानी कि डिजिटल ई रुपीज़ के साथ काम करेंगी, जिसमें हमारा SBI बैंक आता है, ICICI बैंक आता है, IDFC बैंक फर्स्ट बैंक आता है एंड हमारा यश बैंक आता है। ये 4 बैंकों के जिनके जिनके पास अकाउंट होंगे और जो इन सिटीज़ से बिलोंग करते होंगे, वो लोग डिजिटल रुपीज़ का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, बिकॉज़ ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, टेस्ट प्रोजेक्ट है। अगर ये टेस्ट प्रोजेक्ट हमारा काम कर जाता है, अच्छी तरीके से रन कर जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट इसको हमारे इंडिया के सभी कंट्रीज़ में जो है सभी सिटीज़ में जो है इनको लॉन्च कर दी जाएंगी। और अगर हम मैनुअल रुपीज़ की बात करें, जो मैनुअल हमारा नोट चल रहा है, तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल वो भी चलेगा, बट हमारा मैनुअली नोट जिसे हम छू पाते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी इस डिजिटल ई रुपी के आ जाने से। अब ये डिजिटल ई रुपीज़ एक्चुअल में है क्या? मैं आपको बता दूं कि डिजिटल ई रुपीज़ जो है ये एक डिजिटल करेंसी है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ भी हम लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़। आपने कैश का ये जो है हमारा जो भी कैश होता है, इसका ये डिजिटल वर्ज़न है, जो कि जैसे आप लोग UPI इस्तेमाल करते हैं वो भी एक डिजिटल वर्ज़न ही है। लेकिन UPI और इसमें क्या फ़र्क है ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। जो हमारी मैनुअली नोट होती है उसका ही ये डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, जिसको हम लोग ई रुपीज़ के नाम से जान रहे हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे पहले जब हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे, तो उस समय क्या था कि हम लोग जब फ़ोटो खिंचवाते थे तो उस वक्त क्या होता था कि बड़ा सा कैमरा होता था, वहाँ जाना होता था स्टूडियो में, फिर फ़ोटो खिंचाता था, इसके रील्स होते थे, वो धुलाई होती थी, फिर जाकर के कहीं हमें हमारी तस्वीर देखने के लिए मिलती थी। तो वो एक पूरा का पूरा मैनुअल प्रोसेस था। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग डिजिटली अपने फ़ोटोज़ को देखते हैं, तुरंत ही जहाँ मन करता है मोबाइल निकाला, फ़ोटो खींच लिया, जिसको मन किया उसको भेज दिया। तो ये एक बिल्कुल क्या इसको बोल सकते हैं, डिजिटल फॉर्म हो गया कि आपका फ़ोटो आपने कभी भी कहीं पे भी खींच लिया और आपने किसी को भी सेंड कर दिया, आपने लैपटॉप में रख लिया, मोबाइल में रख लिया। तो सेम चीज़ हमारे पैसे के अंदर भी हो रहा है कि पैसे जो है उसको पहले छपाई करनी होती थी, उसमें बजट लगते थे, उसमें प्रिंट करना होता था, वो मैनुअली प्रोसेस था। बट अब जो डिजिटली ई रुपीज़ आ रहा है, इसमें क्या है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डायरेक्ट जो है वो चीज़ आपके अकाउंट में आपका पैसा होगा, आपके मोबाइल पर होगा, आप डायरेक्ट उसको ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो ये जो है हमारा अपडेट हो रहा है, डिजिटल रुपीज़ जो है ये न्यू वर्ज़न अपडेट होके हमारे मनी का ही डिजिटल वर्ज़न ये मार्केट के अंदर में आ रहा है। तो डिजिटल मनी में एक्चुअली क्या है, आप जिस तरीके से लेन देन कर रहे थे अपने मेलवन लोड से UPI के माध्यम से, सेम चीज़ आप कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगी, कहीं कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, तो आज जो हमारी करेंसी की वैल्यू है, ई रुपीज़ में भी हमारी करेंसी की उतनी ही वैल्यू रहेगी। ये नहीं कि उसमें हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर RBI के मुताबिक की अगर मैं बात करूं, तो डिजिटल रुपए का इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जाएगा। लेकिन आज जो हमारे फ्रॉड हो रहे हैं UPI में, ज़्यादातर आप देखोगे बीच में ऐसा कुछ फ्रॉड होने लगा था कि लोग कोई एप्लीकेशन दिखा देते थे कि हमने पेमेंट कर दिया
और आपको भी समझ में, यानी कि दुकानदार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हो गया, वो दिखा रहा है स्क्रीन की हमने पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके की जो फ्रॉड मार्केट में हो रहे थे यूपीआई के माध्यम से, उन फ्रॉडों को भी डिजिटल रुपीज़ के माध्यम से रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर विद इन अ सेकेंड आप ट्रांजैक्शन करेंगे और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन का डेटा होगा वो पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट होगा, किसी भी तरीके से कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ई रुपीज़ को लॉन्च किया है और उसकी पायलट प्रोजेक्ट को अभी 1 दिसंबर को इन्होंने लॉन्च कर दिया है। जिस तरीके से यूपीआई में आपको क्यूआर कोड मिलता है ट्रांजैक्शन रिसीव करने के लिए एंड सेंड करने के लिए पैसे को, उसी तरीके से डिजिटल रुपी में भी आपको आपका क्यूआर कोड मिलेगा, जिससे कि आप ट्रांजैक्शन को और भी आसानी तरीके से जो है कर पाएंगे। अब मैं बता दूं कि ये डिजिटल ई रुपीज़ को आखिर लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था। कोई तो रीज़न होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है, आरबीआई के मुताबिक अगर देखा जाए तो डिजिटल रुपए को सबसे लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण ये है, क्रिप्टो करेंसी से जो है बहुत ज़्यादा खतरा देखा जा रहा था, जिसके वजह से ही डिजिटल रुपीज़ को लॉन्च किया गया है। क्योंकि अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो आप लोगों को मालूम होगा कि पहली बार जो है 2009 में बीटीसी चर्चा में आई थी, यानी कि बिटकॉइन। और अगर मैं बात करूं दुनिया की, तो तब दुनिया के केंद्रीय बैंक में इसका खतरा नहीं था, इतना ज़्यादा लोग को बहुत ज़्यादा इसके पीछे दिमाग नहीं लगा रहे थे, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, जिसके कारण जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसको किसी तरीके का खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टोज़ की वैल्यू बढ़ने लगी, लोग उसके पीछे आकर्षित होने लगे, लोग अपना पैसा वहाँ लगाने लगे, तो जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक्स जो भी हैं, जितने भी हैं, उनमें खतरा मंडराने लगा। क्योंकि अगर कोई भी बैंक उसको इजाज़त दे देती है तो सेंट्रल बैंक का जो सप्लाई करेंसीज़ है ना, उसमें से नियंत्रण गड़बड़ हो जाएगा। क्यों ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो करेंसीज़ होती है क्रिप्टो करेंसीज़, उसका कोई भी एक स्थिर वैल्यू नहीं है। और इस तरीके से अगर सेंट्रल बैंक उसको सेंट्रल बैंक अगर उसे ऑफ़र कर देती है, अगर उसे बोल देती है कि अगर नहीं उसको परमिट कर देती है, तो उस हिसाब से सेंट्रल बैंक का जितना भी मतलब सप्लाई करेंसीज होंगी उसमें वो नियंत्रण अपना नहीं रख पाएगा, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाए। इसलिए भी क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज़ को लॉन्च किया गया, ताकि क्रिप्टो करेंसीज़ में जितने भी मतलब लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा है उसे भी रोका जा सके कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ ये कि क्रिप्टो करेंसीज़ की जो वैल्यू होती है वो एक अस्थिर कभी नहीं होती है, क्योंकि वो उसमें डिमांड और सप्लाई के ऊपर बात होती है, तो उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा अप्स एंड डाउन होती रहती है, जिसके वजह से कि हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा गंदा इफ़ेक्ट पड़ सकता था। लेकिन ये सब नहीं हो, इसके वजह से ही डिजिटल करेंसीज़ को लॉन्च किया गया है। और डिजिटल करेंसीज़ को लॉन्च करने का एक कारण ये भी रहा है, जो हमारी इकोनॉमी सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं बूस्टअप हो जाएगी इसके लॉन्च करने से, और जो हमारा करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी सस्ता और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो ट्रांजैक्शन में आपको जो भी खतरा होता था पहले, वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा स्टोर रखा जाएगा। किसी भी तरीके का कोई भी फर्जीवाड़ा फॉल्ट होगा तो आप उस पर क्लेम करके वहाँ से पैसा ईजीली जो है वहाँ से आप निकाल लेंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसीज़ में आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो हमारा डिजिटल करेंसी है, हमारी डिजिटल करेंसी बिल्कुल सेंट्रलाइज है और जिसका लीगल फ्रेमवर्क है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। उसका अगर कुछ भी इशू होता है तो आप तुरंत क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर उसी तरह देखेंगे हम क्रिप्टो करेंसी को, तो वो टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम होती है और उसका कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, नहीं हुआ। सेंट्रल बैंक का जो है अपना एक रेगुलेटेड है जो कि आरबीआई कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो डिजिटल करेंसी है वो बिल्कुल सेफ़ है, किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं है। बट
क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या है, उसका कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, कोई उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। और हमारे अगर डिजिटल करेंसीज़ की बात करें तो डिजिटल करेंसीज़ में जो है हमारे पैसों का जो वैल्यू है वो अस्थिर है और बिल्कुल फिक्स है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, ना वहाँ पर उसकी वैल्यू स्थिर है और ना ही फिक्स्ड है। वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर टोटली काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं बताऊँ तो जो हमारे डिजिटल ई रुपीज़ को यूज़ करते हैं उसकी कहीं ना कहीं पहचान होती है, उनका बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर में किसी भी व्यक्ति का कोई भी एक प्रॉपर जो है पहचान नहीं होता है। इसी तरीके से आप हमारे डिजिटल ई रुपीज़ में ट्रांजैक्शन बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर लोगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज़ में आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर सरकार का क्या फ़ायदा होने वाला है। ई रुपीज़ के आ जाने से सरकार को क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सरकार को नोट छापने में 100 रुपये का नोट को छापने में 17 से 18 रुपये का खर्च आता है। तो अगर हमारी जो करेंसी है अगर वो डिजिटली फॉर्म में हो जाती है, डिजिटली करेंसी जो हमारा ई रुपी आ चुका है, उस फॉर्म में आने के बाद जो ये जो खर्चा होता है नोट छापने का, ये खर्चा हमारा सेफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो हमारे अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए काम आएगा। पहला तो सरकार का ये मोटिव है। दूसरा मोटिव ये है कि जो हमारे क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर के हमारे इंडिया के अंदर में चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब क्रिप्टो करेंसीज़ में पैसा लगा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी अप्लाई कर दिए, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का जो पैसा, बहुत सारे लोगों का फ्रॉड हो गया है, उससे बचा जा सके। इसके अलावा जो है हमारी गवर्नमेंट्स और भी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच के, जो लोग अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक नारा है कि डिजिटल भारत होना चाहिए हमारा, तो डिजिटल भारत करने के लिए चीज़ों को धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं वो, ताकि लोग आराम से और पोलाइट तरीके से धीरे धीरे चीज़ों को समझे और धीरे धीरे आगे बढ़े, ताकि हमारा इंडिया भी काफ़ी अच्छे लेवल में हो और डिजिटली तरीके से हो। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए जो है गवर्नमेंट्स ने इन चीज़ों को अप्लाई किया है और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ताकि इंडिया के अंदर भी लोग डिजिटली तरीके से काम को करें और सेफ़ तरीके से करें और सिक्योर रहे। अच्छा, अगर मैं नोटबंदी की बात बताऊं तो क्या मतलब ये सब हो जाने के कारण नोटबंदी हो जाएगी, क्या पुराने नोट हमारे फिर से बंद हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे नोट्स पुराने चल रहे हैं वो भी चलेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अभी ऐसा कुछ भी संभावना नहीं जताया गया है गवर्नमेंट्स की तरफ से, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में जब पूर्ण रूप से लोग डिजिटली पर निर्भर हो जाएंगे, तो उस समय हो सकता है जो हमारी नोट, मैनुअली नोट है जिसे आज के डेट में हम छू सकते हैं, वो नोट्स हो सकता है कि टोटली छपना बंद हो जाए। ठीक है। सो गाइज, आज आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपसे हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।